वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ RWA के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम लोग DBMS कवर कर रहे हैं, बस उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, DBMS को ही। तो DBMS के अंदर आगे जो टॉपिक है दैट इज डेटाबेस कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं। अगला टॉपिक है डेटाबेस कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं। डेटाबेस कॉन्स्ट्रेंट्स, देखिए डेटाबेस कॉन्स्ट्रेंट क्या होते हैं। अगर जैसे आप लोगों ने एक टेबल बनाया, ठीक है, जिसमें टेबल के अंदर दो फील्ड हैं, टेबल का नाम स्टूडेंट है, टेबल का नाम स्टूडेंट है, और उसके अंदर दो फील्ड हैं, सपोज नेम और रोल नंबर, ये दो फील्ड हैं उसके अंदर सपोज, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि क्या रूल्स और रेगुलेशन होंगे इसके अंदर एंट्री के, जिससे आपका जो डेटाबेस बने वो कंसिस्टेंट बने, ठीक है, उसके अंदर एरर्स ना आए। तो ऐसा क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस आप लगाओगे, इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स कहते हैं, ठीक है। इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन को कॉन्स्ट्रेंट्स कहा जाता है। एल्गोरिथम बता तो दिया खुशी, कल बता तो दिया था एल्गोरिथम क्या होता है। हाँ जी, तो रूल्स हम क्या लगाएंगे कि रोल नंबर जो आप इंसर्ट करोगे उसके अंदर वैल्यू न्यूमेरिक होगी, ठीक है, और इसीलिए उसका जो डाटा टाइप आप इनिशियलाइज करोगे वो इंट करोगे। अब नेम है किसी का, तो आप कहो कि नेम को मैं इंट इनिशियलाइज कर देती हूँ, तो गलत है ना। वो नेम कोई कहता थोड़ी है मेरा नाम तो 56 है, ऐसे थोड़ी कहता है कि मेरा नाम 73 है, ऐसा थोड़ी होता है। नाम तो टेक्स्ट वैल्यू होती है ना, तो आपको उसको इनिशियलाइज कैर वैर कैर या वैर कैर टू करना पड़ेगा। ये कुछ रूल्स होते हैं जिनको आप अप्लाई कर रहे हो, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्ट्रेंट। तो यूज्ड टू डेटाबेस, तो डेटाबेस कॉन्स्ट्रेंट आर रूल्स अप्लाइड टू डेटा कॉलम्स। तो डेटा कॉलम्स पर जो आपने रूल्स अप्लाई किए हैं उन्हीं को डेटाबेस कॉन्स्ट्रेंट कहते हैं। और डेटा इससे क्या इंश्योर किया जाता है, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड। देखिए हिंदी में पढ़ लेते हैं। डेटाबेस कॉन्स्ट्रेंट डेटाबेस कॉन्स्ट्रेंट डेटाबेस में डेटा कॉलम पर लागू होने वाले नियम होते हैं ताकि स्टोर की गई जानकारी की, जो भी आपकी जानकारी है वो सटीक रहे, जैसी है वैसी रहे, इंटीग्रिटी सुनिश्चित करता है, अखंडता निश्चित करता है, ठीक है जी, जिसकी वजह से इनवैलिड डेटा हट जाए, डुप्लीकेसी ऑफ डेटा हट जाए, और टेबल के बीच लॉजिकल रिश्ते बनाए रखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डेटाबेस कॉन्स्ट्रेंट को। सीधी सी बात है कि डेटाबेस कॉन्स्ट्रेंट होते हैं कुछ रूल्स जिसको आप डाटा के कॉलम्स पर अप्लाई करते हो। क्यों? क्योंकि वो एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी को इंश्योर करता है, जिसकी वजह से इनवैलिड डेटा इंसर्ट नहीं होगा, इनकरेक्ट डाटा इंसर्ट नहीं होगा, डुप्लीकेट डाटा इंसर्ट नहीं होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ कॉन्स्ट्रेंट, पहला है यूनिक कॉन्स्ट्रेंट। देखो अगर डेटा यूनिक होगा तभी उसके अंदर डुप्लीकेसी नहीं आएगी, तो हम सीधी सी यही बात कह रहे हैं कि डुप्लीकेसी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए यूनिक कॉन्स्ट्रेंट, तो आपके जो भी रूल्स आप बना रहे हो, जो भी डाटा इंसर्ट कर रहे हो, दैट शुड बी यूनिक। प्राइमरी की कॉन्स्ट्रेंट, अगर आप प्राइमरी की उस टेबल के अंदर रखते हो तो क्या होगा, डुप्लीकेसी नहीं आएगी और वो उस टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। तो प्राइमरी की रखना बहुत जरूरी है। ओके, दिस डिक्लेयर्स अ कॉलम एज द प्राइमरी की ऑफ द टेबल। दिस इज सिमिलर टू द यूनिक कॉन्स्ट्रेंट, और यूनिक कॉन्स्ट्रेंट जैसा ही है। जब हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं तो प्राइमरी की यूनिक ही होती है ना, और नॉट नल वैल्यू देती है। तो यानी पहला वाला जो फीचर है प्राइमरी की का वो यूनिक कॉन्स्ट्रेंट जैसा ही है, जिसके अंदर डुप्लीकेसी ऑफ वैल्यूज नहीं आती है। ओके, और नॉट नल, नॉट नल यानी कोई भी वैल्यू खाली नहीं छूटनी चाहिए, कोई भी डब्बा सेल खाली नहीं छूटना चाहिए। ओके, अगर ऐसा रहेगा तो ये रूल्स बेहतर है हमारा डाटा को एक्यूरेट बनाने के लिए और यूनिक बनाने के लिए। अच्छा, इंसर्ट कमांड रह गई थी दिग्विजय, कोई बात नहीं, इंसर्ट में अभी बता देती हूँ। नेक्स्ट, मेटा डाटा क्या होता है। मेटा डाटा को हम कहते हैं डाटा अबाउट डाटा, यानी पूरी इंफॉर्मेशन अबाउट द डाटा। जैसे मैं एक एग्जांपल यहां पर भी
आज यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल डिफाइंड है कि जैसे आप कोई एक फोटो क्लिक करते हो, तो जब फोटो क्लिक करते हो तो उसके अंदर उस फोटो से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उस फोटो से रिलेटेड। यानी आपने किस कैमरा से वो फोटो खींची, उस फोटो का साइज क्या है, वो फोटो कहाँ जाकर सेव हुई, तो उस फोटो से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, इसे हम क्या कहते हैं, डेटा अबाउट डेटा, फुल फ्लेज्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा। अगर मैं तुम्हारे बारे में कुछ बात कर रही हूं तो तुम्हारे बारे में सारी जानकारी मुझे होनी चाहिए, इसी को हम मेटा डाटा कहते हैं। ठीक है, तो इन डाटाबेस मेटा डाटा इज डाटा अबाउट डाटा, इट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द कंटेंट। देखिए, यह सिस्टम के अंदर डेटा के स्ट्रक्चर, कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताता है, लेकिन ये खुद डाटा नहीं है, सिर्फ डाटा के बारे में बताता है, ये डाटा खुद नहीं है। हर बार जब आप आज के कैमरों से कोई फोटो लेते हैं तो बहुत सारा मेटा डाटा इकट्ठा हो जाता है, जैसे फाइल का नाम क्या है, फाइल का साइज क्या है, तारीख और समय क्या है जब आपने उसको क्लिक किया, कैमरा सेटिंग क्या थी, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मेटा डाटा कहते हैं, डाटा के बारे में फुल फ्लेज्ड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट बात आती है डेटा डिक्शनरी। अब डेटा डिक्शनरी में क्या आ रहा है, जैसे डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी है तो उसके अंदर इंग्लिश के सारे वर्ड्स होंगे, सेम वैसे ही डाटा डिक्शनरी, मेटा डाटा जो है, पूरी डाटा की इंफॉर्मेशन को आपने कहीं पर स्टोर करना होगा, और वो कहाँ स्टोर होगी, डाटा डिक्शनरी के अंदर स्टोर की जाएगी। ठीक है, तो डाटा डिक्शनरी इज द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इज सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी दैट स्टोर्स मेटा डाटा। बस इतना याद रख लो, जो मेटा डाटा को स्टोर करता है। Okay, a data dictionary can be defined as a collection of information on all data elements or contents of databases such as data types, text, description of the system। देखिए, डेटा डिक्शनरी को डेटाबेस के सभी डेटा एलिमेंट्स या कंटेंट जैसे डेटा टाइप्स, और देखो जब हम डेटा टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं या हम सिस्टम के टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब उनकी पूरी डिस्क्रिप्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये पूरी की पूरी डेफिनेशन एक्चुअल में मेटा डाटा की ही है। तो मेटा डाटा कहाँ स्टोर होगा, डेटा डिक्शनरी के अंदर ही स्टोर होगा। तो यानी सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द डाटा आप कहाँ स्टोर करने वाले हो, आप डेटा डिक्शनरी के अंदर स्टोर करने वाले हो। नेक्स्ट, इंस्टेंस क्या होता है। इंस्टेंस मतलब इस वक्त टेबल में क्या पड़ा है, जैसे मैंने आपसे पूछा इस वक्त आप क्या कर रहे हो, मतलब इस इंस्टेंस पर क्या कर रहे हो, तो आप अभी कंप्यूटर की क्लास लगा रहे हो, तो उसी को हम इंस्टेंस कहते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पर, यानी उसी वक्त में टेबल में क्या एंट्री है, क्योंकि क्या पता ये क्लास खत्म होते ही सब अपना अपना काम करने लग जाएं, है ना, क्या पता तुम उस वक्त पे कुछ और काम कर रहे हो। तो सेम ऐसे ही इस वक्त पर डेटा में क्या एंट्री है, क्या पता 5 मिनट बाद कोई और टेबल में कुछ बदलाव कर दे, कुछ डिलीट कर दे, कुछ इंसर्ट कर दे, तो उस वक्त पर डेटा की एंट्रीज कुछ और होंगी। सेम वही, तो इंस्टेंस क्या है, एक इंस्टेंस उस समय या जानकारी को दिखाता है जो किसी खास समय पर डेटाबेस में स्टोर होती है, यानी एन इंस्टेंस शोज द डाटा और इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इन द डाटाबेस एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। नेक्स्ट, ये आपका क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर, पढ़िए क्वेश्चन और आंसर बताइए। क्लास चल तो रही है, इतने सारे बच्चे जुड़े हुए, हमारी क्लास नहीं चल रही, चल तो रही है। हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या था, डेटाबेस में डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। जो किसका उपयोग करते हैं, जो बताता है एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा इन द डाटाबेस, दैट इज डाटाबेस कॉन्स्ट्रेंट बताता है। कौन बताता है, डेटाबेस कॉन्स्ट्रेंट। नेक्स्ट, डैश मीन्स रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा। डैश का अर्थ डेटा की विश्वसनीयता और सटीकता है। डेटा का सटीक होना और विश्वसनीय होना क्या है, बताओ। डेटा का सटीक होना और विश्वसनीय होना क्या कहलाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डेटा इंटीग्रिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेटा इंटीग्रिटी कहते हैं। नेक्स्ट आता है एसिड प्रॉपर्टी इन डीबीएमएस। इसका सीधा क्वेश्चन फुल फॉर्म का आता है, सीधा क्वेश्चन फुल फॉर्म का। एसिड का फुल फॉर्म क्या है, ऐसे,
तो एसिड का फुल फॉर्म क्या होता है? ए मतलब एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी मतलब या तो डाटा है या तो नहीं है। ये मतलब है कि अगर कोई फाइल है तो उस पर ये ऑपरेशन अप्लाई करना है तो करना ही है, अगर नहीं करना है तो कुछ नहीं करना। इसको एटॉमिसिटी कहते हैं। अभी मैं डेफिनेशंस पढ़ूंगी इसकी। कंसिस्टेंसी, आई मतलब आइसोलेशन और डी मतलब ड्यूरेबिलिटी, ये इसकी फुल फॉर्म्स है। ठीक है जी। अब इनका क्या मतलब है? एसिड इन डाटाबेस, सीधा फुल फॉर्म पूछते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आया, बताइए आंसर। अब पूछा एसिड प्रॉपर्टी ऑफ डाटाबेस डीबीएमएस ट्रांजैक्शन, फुल फॉर्म क्या है? तो एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। दिस इज द फुल फॉर्म। नेक्स्ट, एटॉमिसिटी का क्या मतलब है? देखिए, यह प्रॉपर्टी बताती है कि एक ट्रांजैक्शन को एक एटॉमिक यूनिट माना जाना चाहिए, यानी या तो अच्छा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसिड का फुल फॉर्म। चलो अच्छा है, देख लो। सुनो, एटॉमिसिटी मैंने क्या बताया? या तो ऑपरेशन उस पर अप्लाई होगा या बिल्कुल नहीं होगा, ये मतलब है। एटॉमिक वैल्यू मान रहे हैं, सिंगल वैल्यू मान रहे हैं। ठीक है, तो यह प्रॉपर्टी बताती है कि एक ट्रांजैक्शन को एक एटॉमिक यूनिट माना जाना चाहिए, यानी या तो उस पर सभी ऑपरेशन पूरे होने चाहिए या कोई भी ऑपरेशन उस पर अप्लाई नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? किसी भी ट्रांजैक्शन के बाद डेटाबेस को एक जैसी स्थिति में रहना चाहिए। अगर आपने कुछ भी, मतलब हम क्या कहते हैं, अगर आप कंसिस्टेंट हो, हम कहते हैं ना अगर आप कंसिस्टेंट हो तभी आप अपना गोल अचीव कर पाओगे। यानी अगर आप डेली 2 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ते हो तभी आप सिलेक्ट हो पाओगे। तो मतलब डेली आपको पढ़ने के लिए 2 घंटे या 3 घंटे देने ही है, उसी को कंसिस्टेंसी कहा जाता है। तो यानी द डेटाबेस मस्ट रिमेन इन कॉन्सिस्टेंट स्टेट, जिस स्टेट में वो है उसी में रहना चाहिए। अगर उसमें कोई अपडेशन हुआ है तो वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो वो करेगा ही। ऐसा नहीं कि किसी ने कहा आज तो मैं पढ़ूंगा, कल मैं नहीं पढ़ूंगा, परसों भी नहीं पढ़ूंगा, फिर देखूंगा किसी और दिन पढ़ूंगा, तो उसको कंसिस्टेंसी नहीं कहा जाता। ठीक है। नेक्स्ट, आइसोलेशन। एक डेटाबेस सिस्टम में जहां एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन एक साथ और पैरेलल में पूरे हो रहे हैं, तो आइसोलेशन की प्रॉपर्टी बताती है कि सभी ट्रांजैक्शन ऐसे किए और पूरे होंगे जैसे कि सिस्टम में वह अकेला ट्रांजैक्शन हो रहा है। आइसोलेशन का मतलब है जैसे एसबीआई अकाउंट होल्डर बहुत सारे लोग हैं, हम सबके सब एसबीआई बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं, तो हम सब अपने अपने फोन से अकाउंट को एक्सेस करते हैं, लेकिन और भी तो अकाउंट होल्डर्स एक्सेस कर रहे हैं ना। इस वक्त पर व्हाट्सएप को हमारे साथ साथ और भी बहुत लोग चला रहे हैं, लेकिन अगर मैं चला रही हूं तो मुझे नहीं पता लग रहा कि कोई और भी उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो मतलब एज अ सिंगल यूनिट, आइसोलेटेड वन, अलग थलग होकर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यानी अगर कोई डाटा पड़ा है तो उसको अगर 10 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी और को ये बात ना पता चले कि भाई कोई और भी उसको इस्तेमाल कर रहा है तो वो उसमें बदलाव करेगा तो मुझे इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, सब एक एज अ आइसोलेटेड पर्सन उस डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आइसोलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट, ड्यूरेबिलिटी। डेटाबेस इतना ड्यूरेबल होना चाहिए कि सिस्टम फेल या रीस्टार्ट होने पर भी उसके सभी लेटेस्ट अपडेट होल्ड कर सके। मतलब वो काफी ड्यूरेबल होना चाहिए, अगर सिस्टम फेल भी कर जाए तो भी हमारा डाटा लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी थी एसिड। अब बात आती है टाइप ऑफ डेटाबेसेस क्या है। तो टाइप ऑफ डेटाबेसेस में पहला डेटाबेस है हिरारिकल डेटाबेस। जब हम हिरारिकल की बात करते हैं तो हिरारिकल का मतलब होता है ट्री लाइक स्ट्रक्चर। सबसे पहली बात इसमें यही है। यहां से क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि ऑप्शन दे रखे हैं और आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सा डेटाबेस का टाइप नहीं है, डेटाबेस का मॉडल नहीं है, ऐसा भी पूछा जाए। उसके बाद हिरारिकल वाले से क्वेश्चन आता है कि कौन सा टाइप है डीबीएमएस का जो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में सेव किया जाता है, दैट इज हिरारिकल। ओके, यानी सबसे पहले हम कहें तो कंपनी के सीईओ का डाटा स्टोर होगा, उसके बाद कंपनी के मैनेजर्स का, उसके बाद कंपनी के टीएल का, उसके बाद कंपनी के एम्प्लॉयज का। तो ये एक हिरारिकल ऑर्डर है। तो हिरारिकल डेटाबेस ऑर्गेनाइज डेटा इन अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है नेटवर्क डेटाबेस।
नेटवर्क डेटाबेस अगला है, सेकंड नेटवर्क डेटाबेस। तो नेटवर्क डेटाबेस एक्सटेंशन है हिरारिकल मॉडल का, allowing child records to have multiple parent records with support many to one relationship। ये many to one relationship के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ समझिए। हिरारिकल मॉडल का एक एक्सटेंशन ही है जो चाइल्ड रिकॉर्ड में कई पेरेंट रिकॉर्ड, जैसे इंप्लॉइज है, यहाँ पे टीम लीडर है, वो पेरेंट है, तो उसके नीचे इंप्लॉइज है ना, उसके नीचे इंप्लॉइज हैं। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये भी तो एक तरीके का हिरारिकल स्ट्रक्चर ही बन रहा है ना। तो यानी जो नेटवर्क डेटाबेस है वो हिरारिकल मॉडल का एक एक्सटेंशन है, लाइक दिस, ऐसा। ये क्या कहलाते हैं, चाइल्ड। जो चाइल्ड रिकॉर्ड में कई पेरेंट रिकॉर्ड, देखो एक तो पेरेंट इसका ये हो गया, ठीक है, और क्या पता एक और टीएल है जो इससे जुड़ा हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूं तो मेरे टीएल्स बहुत सारे हैं। क्यों? क्योंकि मैं डिफरेंट चैनल्स पर आरडब्ल्यूए के काम करती हूँ, तो मेरे टीएल्स बहुत सारे हैं। तो अगर मैं आरडब्ल्यूए के 4 चैनल पर काम कर रही हूँ, मतलब मैं एक एम्प्लॉय हूँ और मैं आरडब्ल्यूए के 4 चैनल्स पे काम कर रही हूँ, तो मेरे 4 टीएल्स हैं, मतलब मेरे 4 पेरेंट हैं, कहने का ये मतलब हुआ। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क डेटाबेस कहते हैं। तो जो चाइल्ड रिकॉर्ड, तो एम्प्लॉयड चाइल्ड रिकॉर्ड है और उसके टीएल्स कितने हो गए, टीएल यानी पेरेंट रिकॉर्ड कितने हो गए, एक से ज्यादा। कई पेरेंट रिकॉर्ड रखने की सुविधा देता है, जो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप के अंदर आता है। रिलेशनशिप अभी आएगा, रुक जाओ, भागा मत करो। जब एक वर्ड आ गया इसका मतलब ये नहीं है कि तुम क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दोगे, जब वो आएगा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज रिलेशनल डेटाबेस, आरडीबीएमएस। तो आरडीबीएमएस हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। आरडीबीएमएस में हम डाटा को कैसे स्टोर करते हैं, रोज और कॉलम्स के फॉर्म में हम डाटा को स्टोर करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल का क्या मतलब है, नो एसक्यूएल मतलब नो रिलेशनल डेटाबेस, मतलब कि इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। पहले कह दिया ना, नो एसक्यूएल डिजाइन फॉर अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। ओके, तो ये किसके लिए डिजाइन किया जाता है, अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए, ऑफरिंग हाई स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसके अंदर कोई फिक्स्ड स्कीमा नहीं है। स्कीमा का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। तो इसीलिए इसको किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा के लिए, नो एसक्यूएल। गोलू प्रजापति जी, अभी मैंने बताया है आपको, इंतजार कर लो। वन टू मेनी, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे एंटिटी रिलेशनशिप के अंदर, तो थोड़ा सा सब्र रखा करो। जो टॉपिक चल रहा है उसको कवर करने दो, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। ओके, नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करते हो तो यहां पर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट आता है। जब भी ऊप्स की बात आती है, ऊप लैंग्वेज कौन सी है, C++ और जावा, क्योंकि वहां पे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल होता है, तो यहां पर भी हम ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मतलब जहां ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये स्टोर करता है डेटा को एज अ ऑब्जेक्ट, सिमिलर टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरह डेटा को ऑब्जेक्ट्स के रूप में स्टोर करता है, और ऊप्स का ये मेन फीचर है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, और यहां पर हम ऑब्जेक्ट्स के रूप में डेटा को स्टोर कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस है। नेक्स्ट है क्लाउड डेटाबेस। क्लाउड्स क्या होते हैं, जैसे ईमेल है, ईमेल भी एक क्लाउड सर्विस है। मैंने अपनी ईमेल आईडी यहां बनाई है, ठीक है, मैंने अपनी ईमेल आईडी मेरे फोन पर बनाई है, तो क्या मैं अपनी मेल आईडी सिर्फ अपने फोन में खोल सकती हूँ, नहीं। मैं कहीं और चली गई, मैं नोएडा चली गई कल, तो नोएडा जाकर भी मैं ओपन कर लूंगी अपनी मेल आईडी किसी और पीसी में भी। तो उसी को हम क्लाउड सर्विस कहते हैं, कि आप कहीं पर भी जाकर उन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो, और जिनको हमें परचेज नहीं करना पड़ता, हमें उनका कुछ अमाउंट में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स भी है, ये भी एग्जाम्पल है क्लाउड कंप्यूटिंग का, ठीक है। तो क्लाउड डेटाबेस क्या होते हैं,
क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पर होस्ट किए जाते हैं और एक सर्विस प्रोवाइडर जैसे AWS, एज्योर, गूगल क्लाउड, ये सब क्लाउड्स के नाम है, द्वारा मैनेज किए जाते हैं। तो ये सब क्लाउड सर्विसेज हैं जो क्लाउड को मैनेज करते हैं, तो इनके जरिए ये मैनेज किए जाते हैं। वे ऑन डिमांड स्केलेबिलिटी और हाई अवेलेबिलिटी देते हैं। देखो, जब मैं हाई अवेलेबिलिटी की बात कर रही हूँ तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको ईमेल दिया। तो जैसे कोई फाइल है, मैंने अपने पीसी में बनाई और मैंने उसको कहीं रखा नहीं है उस फाइल को, ना व्हाट्सएप पर ना ईमेल पर, और मैं बाहर चली गई, अब मुझे वो फाइल चाहिए, तो मैं उसको एक्सेस कर ही नहीं सकती ना, जब तक वो फाइल कोई मुझे भेजेगा नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरे पीसी में पड़ी थी, तो वो क्लाउड सर्विसेज नहीं हुआ। लेकिन अगर मैंने उस फाइल को अपनी ईमेल में रखा था और मैं अपना फोन घर भूल गई हूं, तो मुझे मेरी मेल आईडी पता है, मैं कहीं पर भी जाके, पूरे वर्ल्ड में किसी भी कोने में जाकर, किसी भी पीसी में जाकर, अगर मैं वो मेल आईडी और पासवर्ड लिखूंगी तो वो मेल खुल जाएगी और वहां से मैं फाइल को एक्सेस कर सकती हूँ। तो यानी वो फाइल कहीं पर भी जाकर मुझे मिल सकती है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, हाई अवेलेबिलिटी। ठीक है। और अगर मैं बात कर रही हूँ डिमांड स्केलेबिलिटी, तो डिमांड स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है, जैसे नेटफ्लिक्स भी एक एग्जाम्पल है क्लाउड सर्विसेज का, क्योंकि ईमेल तो हमें फ्री में मिलता है, लेकिन जो नेटफ्लिक्स है उसको पूरा का पूरा सर्वर, या ऐसा तुम्हें फोर्स नहीं किया जाता कि भाई तुम पूरा उसको 2 करोड़ में खरीदो या 1 लाख में खरीदो, तुम्हें उसकी सर्विसेज चाहिए तो नहीं भाई। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें एक मूवी भी देखनी है तो भाई तुम 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो मिनिमम कॉस्ट पर, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे पास है, यानी मेरे पास अगर 10,000 का फोन है तो उसमें भी वो नेटफ्लिक्स चलेगा विद कुछ टाइम ऑफ सब्सक्रिप्शन के साथ। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्लाउड सर्विसेज। जैसे माइक्रोसॉफ्ट 365, MS ऑफिस 365 है, वो भी ऑनलाइन है, तो मुझे पूरा परचेज नहीं करना पड़ा MS ऑफिस, मुझे हफ्ते के लिए MS ऑफिस चाहिए था, तो मैंने ऑनलाइन वाला हफ्ते के लिए परचेज कर लिया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 और उस पर काम कर लिया, तो मेरा पैसा भी बच गया। ओके, ये चीजें, ये क्लाउड सर्विसेज में आता है। तो इसी को डिमांड स्केलेबिलिटी कहते हैं, मतलब जब तक मेरी डिमांड थी उतना अमाउंट मैंने दिया और उस ड्यूरेशन के लिए मैंने उसका सब्सक्रिप्शन लिया और इस्तेमाल किया। इज इट क्लियर एवरीवन? ये बात सबको समझ में आ गई? नेक्स्ट सुनिए, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट फंक्शन है डिस्टिंक्ट। SQL के अंदर एक डिस्टिंक्ट नाम से क्लॉज आता है। तो distinct clause in database management system is an SQL keyword used with the select statement to retrieve only unique records। मतलब ये रिमूव करता है डुप्लीकेसी को, रिमूव डुप्लीकेसी। ठीक है, तो क्या सीधी सी बात हुई कि डिस्टिंक्ट एक क्लॉज है जिसको हम सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? टू रिट्रीव ओनली वो वाले रिकॉर्ड जो क्या है, यूनिक है, सिर्फ उनको। अगर 1-2 बार ए लिखा हुआ है तो वो उसको रिमूव कर देगा, सिर्फ 1 बार ए दिखाएगा। ठीक है, जैसे आपने अपना रिकॉर्ड बनाया, उसमें कोई रोहित शर्मा के नाम से 2 एंट्रीज कर दी हैं, तो अगर आपने डिस्टिंक्ट लगाया तो वो एक ही रह जाएगी एंट्री और दूसरी रिमूव हो जाएगी। डुप्लीकेसी हटाने के लिए हम यूज करते हैं डिस्टिंक्ट का। इसके बाद बात आती है SQL ऑर्डर बाय। तुम लोगों को भी बता रही हूं, मैंने HSSC वालों को भी बताया था और हमेशा ये बताती आई हूं, तो तुम लोग भी ध्यान रखोगे कि जो ऑर्डर बाय है, ऑर्डर बाय सॉर्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है कि भाई सॉर्टिंग के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन के अंदर डेफिनेटली वो देते हैं सॉर्ट बाय। तो सॉर्ट बाय का इस्तेमाल नहीं होता सॉर्टिंग के लिए, ऑर्डर बाय का इस्तेमाल होता है। और अगर ये क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन में 200% सॉर्ट बाय होता है और बच्चे उसको आंसर लगाकर आ जाते हैं। तो तुम लोग ये गलती मत करना, याद रखना कि ऑर्डर बाय इस्तेमाल किया जाता है सॉर्टिंग के लिए। इसके बाद सॉर्टिंग आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो। असेंडिंग के लिए ASC लिखते हैं और डिसेंडिंग के लिए DESC लिखते हैं। उसके बाद है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय मतलब ग्रुप करना, सिमिलर जो वैल्यूज हैं उनका एक ग्रुप बना लेना। ओके, जैसे ग्रुप रोज दैट हैव द सेम वैल्यूज, उन रोज को इकट्ठा कर लो जिनकी सेम वैल्यूज है। इन 1 और मोर कॉलम्स इनटू समरी रोज। वेयर क्या था? क्लॉज था। तो वेयर क्लॉज से क्या होता था? फिल्टर होता था कि जिसका रोल नंबर 2 है,
जिसका रोल नंबर 2 है, सिर्फ वही एंट्री उसी का नाम शो हो, तो उसके लिए हम लोग वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करते थे। तो वो एक तरीके से फिल्टर के जैसे अप्लाई किया जाता था। ठीक है जी, अब मुझे यहां तक बताइए कि इज इट क्लियर एवरीवन, कि कुछ डाउट है? बताइए। जल्दी कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट इज डेटा टाइप की बात करते हैं। इससे पहले मैं एग्रीगेट फंक्शन पढ़ाती हूँ। इसके बाद आता है एग्रीगेट। एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन किसके लिए यूज होता है? कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेशन के लिए हम एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर क्या क्या है? सम है, एवरेज है। अगर आपको सम निकालना है, अगर आपको सम निकालना है, अगर आपको एवरेज निकालना है, अगर आपको काउंट करना है, या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, या आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तब हम एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि ऑप्शन दे रखे और आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सा फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन में इस्तेमाल नहीं होता या होता है ऐसा, तब सम, काउंट, मिन, मैक्स, एवरेज, ये आपके एग्रीगेट फंक्शंस हैं। और एग्रीगेट फंक्शन किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, एक तुम लोगों की कमांड इंसर्ट रह गई थी। ओके, उसे लिख लीजिए। डीएमएल के अंदर इंसर्ट मुझे एक बच्चे ने बताया, वो रह गया था, तो सुनिए। इंसर्ट, ये एक डीएमएल कमांड है, ये रह गई थी आपकी, तो इसे लिख लीजिए। तो मैंने क्रिएट से एक स्टूडेंट नाम का टेबल बना लिया था, और इसके अंदर दो फील्ड थे, एक रोल नंबर और एक नेम। अब इसके अंदर मुझे एंट्रीज करनी है, तो एंट्रीज करने के लिए मैं कैसे इस्तेमाल करूंगी? देखो, मुझे अब इसमें रोज बनानी है, तो उसके लिए मैं इंसर्ट का इस्तेमाल करूंगी। टू इंसर्ट रोज, रोज इंसर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लिखेंगे कैसे इसको हम लोग? इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, वैल्यूज, और पहली क्या वैल्यू है? रोल नंबर, लिखा 1, और नाम मैंने क्या लिखा? ए। इससे क्या होगा? मेरी पहली रो बन गई जिसमें रोल नंबर 1 लिखा है और नाम में ए लिखा है। अब दूसरी रो बनानी है तो दोबारा से लिख लो इसको, ऐसे ही लिख लो, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, वैल्यूज, और सेकंड रो की वैल्यू, इस तरीके से। अब ये मेरी सेकंड रो बन जाएगी, यहां पर 2 और यहां पे बी, लाइक दिस। इसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट इज एसक्यूएल के अंदर आता है लाइक ऑपरेटर। एक लाइक ऑपरेटर आता है, लाइक का मतलब जैसा। ठीक है, जैसा। तो लाइक ऑपरेटर का इस्तेमाल वेयर क्लॉज के साथ किया जाता है, लेकिन एक स्पेसिफिक पैटर्न में किया जाता है। वो पैटर्न कैसा होता है? तो देखो, इसमें हम लोग दो वाइल्ड कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है ये परसेंट साइन का, और एक होता है अंडरस्कोर साइन का। ठीक है, एक हम परसेंट साइन यूज करते हैं और एक अंडरस्कोर। ये दो वाइल्ड कार्ड्स होती हैं जिसके साथ आप लाइक ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। एक एग्जाम्पल देखो, आपको समझ में आएगी ये बात। जैसे मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखा, ये दिख रहा है सभी को? इसमें क्या लिखा है? लाइक ए फिर परसेंट, ऐसे लिखा है। इसका क्या मतलब है? फाइंड एनी वैल्यू दैट स्टार्ट विद ए। ठीक है,
आपको ऐसी वैल्यू उठानी है जो किससे स्टार्ट होती है, ए से स्टार्ट होती है, क्योंकि परसेंट से पहले ए लिखा हुआ है। तो आपने नाम दे दिया जैसे अमन, अजय, ऐसे। एक दो और एग्जाम्पल देखो, यहां पर देखो, यहां पे क्या लिखा है, लाइक के बाद परसेंट ए लिखा है, यानी एंड विद ए होना चाहिए। ठीक है, एंड विद ए होना चाहिए। तो एंड विद ए में क्या नाम है, जैसे मेरा ही नाम है प्रियंका, ऐसे। तो ये एंड विद ए है, पहले कुछ भी हो सकता है लेकिन लास्ट में ए होना चाहिए। जैसे यहां पर क्या दे रखा है, आगे स्टार्ट ए से होना चाहिए, पीछे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लाइक दिस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, देखो परसेंट और परसेंट, यानी फाइंड एनी वैल्यू दैट हैव और इन एनी पोजीशन। ठीक है, वेयर कस्टमर नेम लाइक डैश आर, इसको मत करो, इसको रहने दो, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू, इसको रहने दो। दिस टू आर सफिशिएंट, आप लोगों के लिए काफी है ये वाली दो बातें। और इसको हम लाइक मतलब जैसा, वेयर क्लॉज के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसको हम दो चीजों के साथ इस्तेमाल करते हैं, दो वाइल्ड कार्ड्स। और वो दो वाइल्ड कार्ड्स कौन है, एक तो परसेंट है और एक अंडरस्कोर। अंडरस्कोर मतलब ये साइन है, ये वाला। ठीक है, यहां साइन गलत लिखा हुआ था, इसके साथ हम यूज करते हैं। बस ये याद रखिए, इसमें दिस मच इज काफी। नहीं, जरूरी नहीं है, आप एक ही कमांड के अंदर दो रोज भी इंसर्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपको कि बार बार आपको इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज लिखना है, उसी के साथ जो एक आपने बॉक्स बनाया उसके साथ एक और बना दो एंट्री के लिए, तो वो कॉलम भी इंसर्ट हो जाती है। ठीक है परवेज, नहीं लिखना होगा, मैंने डिलीट ही कर दिया है, वो जितना लिखना है बहुत है। देखिए ऑपरेटर जो वेयर क्लॉज के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं वो कौन कौन से, एक तो बिटवीन। बिटवीन का क्या मतलब होता है, किसी रेंज के बीच में। जैसे मैंने कहा उनकी सैलरी, डाटाबेस एक टेबल बना हुआ है, मैंने कहा कि जिनकी सैलरी 10 से 50,000 के बीच में है, तो उसके लिए मैं किसका इस्तेमाल करूंगी, बिटवीन नाम के ऑपरेटर का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि 10,000 से 50,000 के बीच में बात किया मैंने, बिटवीन 10,000 टू 50,000 ऐसा। तो बिटवीन अ क्राइटेरिया रेंज है ये एक। लाइक अभी अभी हमने पढ़ा, जो सर्च करता है एक स्पेसिफिक पैटर्न को, और जिसको दो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज के साथ इस्तेमाल किया जाता है, एक अंडरस्कोर और एक परसेंट। इनका मतलब है टू स्पेसिफाई मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज फॉर ए कॉलम, कि एक स्पेसिफिक कॉलम के लिए कितनी वैल्यूज हो सकती है, कितनी संभावित वैल्यूज हो सकती हैं, ये चीज। और ऑपरेटर्स हैं जैसे इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये भी वेयर क्लॉज के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये ऑपरेटर्स हैं। वाइल्ड कार्ड अभी तो बताया, वाइल्ड कार्ड दो सिंबल्स हैं, एक परसेंट है और एक अंडरस्कोर है, जो लाइक में यूज किया, ये मैंने 10 बार बात बोली। नेक्स्ट आता है डाटा टाइप्स। एसक्यूएल के अंदर क्या डेटा टाइप्स हैं, तो एसक्यूएल के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं। पहली बात तो एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जो डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। फुल फॉर्म है इसकी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और ये एक लैंग्वेज है जो डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। तो इसमें डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं, तो इसके अंदर डेटा टाइप्स पहला आता है न्यूमेरिक, उसके बाद आता है टेक्स्ट, उसके बाद आता है डेट एंड टाइम। तो न्यूमेरिक के अंदर कौन कौन आता है, न्यूमेरिक के अंदर इंटीजर, फ्लोट और रियल नंबर, ये आते हैं नंबर डेटा टाइप के अंदर। टेक्स्ट के अंदर आता है कैर, वैरकैर और वैरकैर 2, ये डेटा टाइप्स हैं। और डेट डेटा टाइप के अंदर डेट और टाइम, ये चीजें आती हैं। तो ये डेटा टाइप्स होते हैं एसक्यूएल के अंदर। अब बताइए एनी डाउट, किसी को कुछ डाउट है तो बताइए।
कोई बात नहीं, आपके पास ना वीडियो स्लो डाउन करने का एक ऑप्शन आएगा, स्लो डाउन कर लेना वीडियो, एक बार और देख लेना। ओके ये डेफिनेशन पढ़ते ही, एग्जाम्पल सुनते ही तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। जहां पर अटकोगे वो मैं पढ़ाऊंगी बड़े आराम से, क्योंकि जब मैं लिख के पढ़ाती हूँ ना तो लिखने में समय लगता है, तो तुम्हें लगता है कि आराम से चल रहा है, जब पीपीटी है तो पीपीटी में लिखा हुआ है इसीलिए। ये क्वेश्चन स्वाति तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है कि मैम आप मेकअप क्यों नहीं करते हो, बताओ। बोलते मैम आपकी शादी हो रखी है लेकिन आप मेकअप नहीं करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। कल क्लास नहीं चलेगी, कल एक्चुअली एक मीटिंग है उसके लिए जाना है, तो कल क्लास नहीं लूंगी मैं। नेक्स्ट इज एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जिसको हम ईआर मॉडल कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ईआर मॉडल। ईआर मॉडल तो ईआर मॉडल के जो मुख्य कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है एंटिटी, एक होता है रिलेशनशिप, और एक होता है एट्रीब्यूट। ये तीन इसके मुख्य रूप होते हैं। मैं इसमें अभी इसको ज्यादा एक्सप्लेनेशन पे अभी नहीं दूंगी, मैं सिर्फ थोड़े से सिंबल्स बता रही हूँ, बस उन्हें याद रखिए। जैसे रेक्टेंगल है, सिंबल्स थोड़े से याद रखिए क्योंकि जस्ट शुरुआत करी है मैंने, पूरा नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो रेक्टेंगल किसको शो करता है, एंटिटीज को शो करता है, बस इनको याद कर लीजिएगा आप, क्योंकि अभी मैं इसकी एक्सप्लेनेशंस दूंगी, बस एक डायग्राम बनाकर दे रही हूँ कि कौन सा किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे अभी। नेक्स्ट है एलिप्स, क्योंकि आज के लिए काफी ज्यादा हो गया इसीलिए जस्ट एक टेबल बना रही हूँ, ठीक है। एलिप्स किस लिए यूज होता है, एट्रीब्यूट्स को शो करता है। बस इस डायग्राम को याद कर लीजिएगा, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन यहां से बनते हैं इन्हीं डायग्राम को लेकर। डायमंड, डायमंड क्या बताता है, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। इसके बाद लाइन, लाइन तो क्या बताता है, फ्लो कैसे हो रहा है डाटा वो बताता है। जब आप डबल एलिप्स लिखते हो, डबल एलिप्स, डबल एलिप्स मतलब ये ऐसे बनेगा, लाइक दिस, ये। तो डबल एलिप्स में आता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, दिस इज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। जैसे फोन नंबर है, फोन नंबर किसी के दो हो सकते हैं ना, तो उनको मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं हम। उसके बाद डबल रेक्टेंगल, डबल रेक्टेंगल वीक एंटिटी को शो करता है, वीक एंटिटी, इनको याद करिएगा। ऐसे तो डॉटेड वाला भी होता है, फिलहाल आप इनको याद करिएगा, ठीक है।
ER डायग्राम क्या होता है? ER मॉडल होता है अ कॉन्सेप्चुअल मॉडल फॉर डिजाइनिंग अ डेटाबेस। डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ER मॉडल का। ठीक है, जैसे हम एंटिटी की बात कर रहे हैं तो एंटिटी होती है एन ऑब्जेक्ट दैट इज स्टोर्ड एज डाटा। एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज स्टोर्ड एज डेटा। जैसे स्टूडेंट हो गया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हुआ स्टूडेंट, ये क्या है? दिस इज एंटिटी। या कोर्स या कंपनी, कोर्स या कंपनी, ये सब क्या कहलाते हैं? एंटिटी कहलाते हैं। इसके बाद बात आती है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब एन एंटिटी। प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब एन एंटिटी। देखो, अगर मैं जर्नल लैंग्वेज में इसके बारे में आपको समझाऊं तो आप क्या समझ सकते हो? लाइन तो फ्लो डायग्राम्स होते हैं, जोड़ते हैं बस, और कुछ नहीं लिखना है लाइन में। एंटिटी समझो कि क्या है। जैसे मैं एक एंटिटी हूं, तो मेरे कुछ फीचर्स होंगे, मेरे कुछ फीचर्स यानी मेरी कुछ विशेषताएं होंगी, कुछ अच्छाइयां होंगी, कुछ बुराइयां होंगी। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगी? एट्रीब्यूट्स कहलाएंगी। जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट एक एंटिटी है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे स्टूडेंट आईडी हो गई, वो क्या कहलाती है? एट्रीब्यूट्स कहलाती है। तो एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे स्टूडेंट आईडी, कोर्स का नाम हो गया, या एम्प्लॉय की आईडी हो गई, ये सब क्या होते हैं? ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होता है? कनेक्शन बिटवीन एंटिटीज के बीच में क्या कनेक्शन है वो बताता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर स्टूडेंट एनरोल्स इन अ कोर्स, ऐसे। देखो, इसमें बहुत सारे रिलेशनशिप आते हैं, जैसे हम वन टू मेनी कहते हैं। वन टू मेनी, ये एक स्टूडेंट है और इसने बहुत सारे कोर्स में एनरोलमेंट ले रखी है। रिलेशनशिप क्या है? ये एनरोल हो रखा है किसमें? कोर्सेज में। तो एक स्टूडेंट बहुत सारे मेनी कोर्सेज में एनरोल है, तो इसको हम वन टू मेनी रिलेशनशिप कहते हैं। इन पर बात करेंगे हम। जैसे वन टीचर मेनी स्टूडेंट। ठीक है, तो वन टू मेनी रिलेशनशिप होता है ये। ओके, हाँ कोई बात नहीं, अब रहने देते हैं हम बस। चलो, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, मंडे को पढ़ेंगे। ठीक है, डेटाबेस अभी कंटिन्यू करेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें रिलेशनशिप और एक दो डायग्राम्स कुछ और हमने कवर अप करने हैं। ठीक है, वैसे थोड़ा सा ही बचा है, DBMS अबाउट टू फिनिश है जस्ट। तो ER डायग्राम हम करेंगे आगे कंटिन्यू। अब किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी देखो, जब एग्जाम की डेट आएगी तब हम सभी को पता लगेगा। अभी हम थोड़ी कह सकते हैं कब है एग्जाम। नहीं, इस संडे को नहीं होगा, प्रैक्टिस सेशन नहीं होगा। इस संडे को नहीं आएगा प्रैक्टिस सेशन। ओके जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। टाइपिंग का बता तो दिया मैंने, कितनी बार बताऊं? टाइपिंग का कितनी बार बताती हूँ? कविता पटेल, सेव पॉइंट जो होता है, देखो रोल बैक क्या करता है? रिपीट करता है, ट्रांजेक्शन को रिपीट करता है। तो वो सारी ट्रांजेक्शन को रिपीट करता है। जो कमिट हो गई है उनको तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो परमानेंट है। तो उन्हें छोड़कर वो सारी ट्रांजेक्शन को रिपीट करता है रोल बैक। जब हम सेव पॉइंट की बात करते हैं तो वो एक फिक्स पॉइंट है, पूरे में से सिर्फ वो एक फिक्स पॉइंट है जिसको रोल बैक रिपीट करता है, वो होता है सेव पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट को। ठीक है जी, चलिए फिर थैंक यू सो मच कर लेते हैं।
दिव्या वो कंपनी का नाम है, फेसबुक की कंपनी का नाम है मेटा, मेटा डाटा नहीं है। ओके, मंगल फॉन्ट इन स्क्रिप्ट, इस पर करनी है आपको टाइपिंग, ये तो कितनी बार बता दिया मैंने। अब थैंक यू सो मच एवरीवन।